अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज फिर बात करेंगे। और बड़ी गहमा गहमी है क्योंकि पिछले 15 से 20 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट में इतना कुछ हुआ है कि तमाम चीज़ों को समेटना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के शो में हम कोशिश करेंगे कि जो हैपनिंग्स हुई हैं उनके हवाले से ही बात करें, और जो हैपनिंग एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि जब से तब्दीली हुई है एहसान मानी साहब की, उसके बाद से इस बोर्ड में लगातार तब्दीलियाँ हो रही हैं। टीम के अंदर भी क्या तब्दीली होगी, नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही है। आज के प्रोग्राम में इस बारे में बात करेंगे। फिर उमर अकमल अचानक अमेरिका रवाना हो गए, उनके केस के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो भी डिसहार्ट हुए क्योंकि उनको नेशनल T20 की किसी फर्स्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। सो क्या समी असलम के बाद या हमाद आदम का पहले नाम आया था, क्या अमेरिका एक बनता जा रहा है हब जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर डिस्कार्ड जो हैं वो वहाँ जाना चाह रहे हैं, जो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस हवाले से कंप्लीट बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। खान की भी आपने आखिरी हेडलाइन देखी, उनको बहुत मुबारकबाद। अच्छी बात है कि दीगर खेलों में पाकिस्तानी एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्रामों में ज़रूर सरबाज से आपकी बात करवाएं। अब प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करते हैं आज की, और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब स्टूडियो मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम। कमर साहब के साथ हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कमर भाई, टू मैनी चेंजेस, मैं आपके आर्टिकल से पढ़ रहा था, और आई थिंक एक दिन हो गया कोई खबर नहीं आई, वरना रोज़ कोई खबर, रोज़ कोई इनसाइड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब होता था वर्ल्ड कप के बाद। ये बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले टीम में तब्दीलियाँ पत्नी हो ना हो, क्रिकेट बोर्ड इज एक्चुअली शेकन अप। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई नई बात तो नहीं है, इसलिए कि आप हम याद रखें पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख कि जब भी कोई चेंजेस होती है मुल्क के अंदर या बोर्ड के अंदर, कोई नया चेयरमैन आ जाता है तो हमेशा बोर्ड में एक गहमा गहमी से हो जाती है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जाहिर है कि जिस तरह से वसीम खान गए वो तो बहुत ही एक्सपेक्टेड था। उनका 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था। दे मस्ट हैव एन इंक्लिंग कि वो नहीं रहेंगे। तो वो, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वो एम्बर लाइट पे थे, रेड लाइट पे आ गए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी जो चेंजेस हुई हैं, एहसान मानी तो उनका टर्म ख़त्म हो गया था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया दूसरा टर्म, या जो भी उनको ऑफ़र किया गया था। ठीक है। तो जाहिर है कि नया चेयरमैन को बनाना ही था, तो रमीज़ राजा को प्रेफर किया, पेट्रन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अब जाहिर है कि रमीज़ राजा अपनी ख़ुद टीम लेकर आएंगे अपने साथ, जो उनके साथ काम कर सके, जिन पर उनका खुद का कॉन्फिडेंस हो। चलें रऊफ, मैं आपसे भी सवाल करूंगा। ठीक है कि कमर साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि जब कुछ चेंजेस होते हैं तो फिर नई टीम बनती है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले स्पेशली कोचेस का इस्तीफ़ा देना, फिर अभी तक हेड कोच कोई नहीं है, नेशनल T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस के अप डाउन पर आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड पे सिलेक्शन मज़ीद बढ़ती जा रही है। फिर आपके चले वसीम खान साहब का तो मेरे ख्याल में क्रिकेट टीम या वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंतजामिया मूड देख रहे थे, बट लॉट ऑफ हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। क्या ये सही वक्त है इन चीज़ों का? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही वक्त था, क्योंकि इस पे आप देखें कि वर्ल्ड कप से पहले आपके जो दोनों कोचेज हैं, हेड कोच और बॉलिंग कोच, उन दोनों ने रिजाइन कर दी है। और एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जिससे पूरी दुनिया की फोकस था, उससे पहले आपकी जो मेन टीम मैनेजमेंट है उसने रिजाइन कर देना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा अफसोसनाक है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि वो जो मैनेजमेंट के इंतजाम थे वसीम खान के जिम्मे थे, मेरा ख्याल है कि वो भी इसको पूरा करने में नाकाम रहे। जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो इनकार किया पाकिस्तान के दौरे से, हालांकि पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल टाइम पर वहाँ का टूर किया था, और जो उनके साथ बायोलैटरल एग्रीमेंट आपके साइन हुए थे, उसके बाद जब उन पर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कि उनकी जो रियलिटी है वो आवाम के सामने लाएं, तो उसके बाद वो भी रिजाइन करके चले गए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट काफी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है, और रमीज़ राजा के लिए बड़ा एक आसान नहीं होगा कि इन चैलेंजेस को फेस करना। चले आप हमारे साथ रहिएगा। कमर साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे रऊफ ने भी कहा कि जो कोचेस की तब्दीली है, चलें इंतजामी अमूर हो सकते हैं, आप सेलेक्टर भी चेंज कर दें, टीम तो सेलेक्ट हो गई। एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज करें, बाय द वे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हो भी जाए फर्क नहीं पड़ता, बट हेड कोच ना हो। कमर साहब, आपकी 450 टेस्ट मैचेस, आपकी 40 साल से ज़्यादा जिंदगी आपकी क्रिकेट कवर करते हुए गुजर गई। ये हेड कोच अभी तक हमारे इंटरम हैं फॉर द वर्ल्ड कप, आई थिंक नेवर हैपेंड बिफोर। देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, जब सिस्टम में फ्लॉज होते हैं तो जाहिर है कि उस वक्त कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में। और ये समझे कि एक तरह से हम लकी भी हैं कि क्रिकेटर को चेयरमैन बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आई होप ही डज अ गुड वर्क ऑफ इट। और उन्होंने दुनिया देखी हुई है, एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं। जी जी, क्रिकेट खेली लेकिन हुई है। रमीज राजा कमर भाई कतई कलामी की उनकी चॉइस एज अ चेयरमैन या उनकी जो एबिलिटीज है उससे किसी को इनकार नहीं है। और एक्चुअली लेकिन आप समझते हैं कि जिस स्पेस पे ये सारे काम हो रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले हर चीज़ तब्दील हो रही है या हो गई थी उनके आने से पहले। फिर नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेज आप देखें ना, बहुत सारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो भी प्रेशर है। वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ हुआ है, उसमें तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो इम्पैक्ट तो पाकिस्तान टीम पे इसका होगा ना। देखिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ मेरे सामने आ रही है बार बार पिछले 3-4 दिन से, जब से वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई है। इज इट शेमफुल कि आप टीम सेलेक्ट करके फिर उसको दोबारा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले ठीक थी, अब ठीक होगी। मेरे ख्याल में पहले ठीक नहीं थी। लेकिन बात यह है कि जो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी है या उनके जो माविन सेलेक्टर्स हैं, उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि किसको सिलेक्ट करना है। कंफ्यूज हैं या फैसले सही नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है, ये कभी ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम बना ली जाए, तब्दीली की जाए? क्या वजह है इसकी आपके ख्याल में? ट्रस्ट नहीं है अपने प्लेयर्स पर? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टम की खराबी है। आप दुनिया में देखें, जैसे फॉर दैट मैटर मैं इंग्लैंड की मिसाल आपको देता हूँ कि जो 2-3 सेलेक्टर जो होते हैं, एक दफ़ा उन्होंने टीम बना दी। अब ये बार बार टीम को चेंज कर देना किसी के कहने पे, किसी की गाइडेंस पे, एक रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। ये पूरी दुनिया हंसने लगती है कि भाई ये जब जो लड़के डिज़र्व नहीं करते तो उनको आपने कैसे सेलेक्ट कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि उनको आप ड्रॉप भी कर दें। तो उन लड़कों के लिए भी इट्स वेरी डिस्करेजिंग। बिल्कुल। एंड फॉर आवर, वो भी अर्ली स्टेज पे जिनको आप डिस्कार्ड करेंगे, एंड फॉर आवर सिस्टम इट इज़ लाफेबल। रऊफ, एक और चीज़ जो आज सामने आई है, आपको पता है कि जो 6 रीजनल कोचेस हैं वही आपके सिलेक्टर्स हैं। यानी कि इस वक्त हम एक ऐसे मेथड पे काम कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड ने एक ज़माने में किया था कि हमारी सिलेक्शन कमेटी बाकायदा नहीं है, एक चीज़ सिलेक्टर ज़रूर है बट कोचेज़ ही उनके सिलेक्टर्स हैं। बट जितनी तनकीद हुई है, आज खबरें आ रही हैं कि शायद जो प्रीवियस आपका तरीक़ाकार था सिलेक्शन कमेटी का, उस पर जाया जाएगा। आपकी क्या राय है? सिलेक्शन कमेटी शुड बी न्यूट्रल, जिसका बिल्कुल ताल्लुक ना हो कि उसके कोचेज़ रीजनल को टीमों के साथ हों, फिर अपने पसंद के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जो एक तासुर है, या ये जो सिस्टम चल रहा है? जी रऊफ, इसमें बिल्कुल कमर अहमद साहब से 100% एग्री करता हूँ। जब आपका कुछ सिस्टम नहीं होगा और आपके सिस्टम में फ्लॉज होंगे, फिर इस तरह की चीजें आपको कंटिन्यूसली सामना करना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से बाज़ दफ़ा ये सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, बाज़ दफ़ा उसको चेंज कर देते हैं, और जो भी कोई चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव आता है वो अपनी मर्जी के लोग सिलेक्शन कमेटी में लेकर आ जाता है, तो वो आकर सारा काम खराब करते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के लिए कि आपने 20 में से 15 बंदे उनको सिलेक्ट करना था वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, और वो भी आप सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सके, जबकि आपके पास 6 जो आपकी प्रोविंशियल टीमों के कोचेज है वो भी सिलेक्टर है और एक चीफ सिलेक्टर भी आपने बनाया, और इनको हेवीली पे भी कर रहे हैं। मगर क्योंकि इनकम्पिटेंसी है, विजन नहीं है, एजुकेशन नहीं है और कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर, इस वजह से बात चीजें आपको इस तरीके से देखनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कमर अहमद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिससे जब तक हमारा सिस्टम सेटअप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता और हम इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते, उस वक्त तक ये इस तरह के मामला चलते रहेंगे आपकी। और रऊफ, जो सिलेक्शन कमेटी की मैंने बात की, जो पुराना हमारा सिस्टम था जहाँ 3 या 4 सिलेक्टर होते थे, एक चीफ सिलेक्टर इंडिपेंडेंट, और वहाँ पे आर्गूमेंट्स भी होते थे। मुझे याद है स्पेशली जब इंजमामुल हक थे और मिकी आर्थर, जारी बात है वो बड़े कोच थे इंटरनेशनल। मिकी इंजमाम को ऑब्वियसली हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी, अभी कुछ अर्से पहले आपको पता उनको हार्ट इशू हुआ। सो आपको क्या लगता है, क्या तरीकाकार हमारी क्रिकेट के लिए ठीक है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आप किसी भी किस्म का कोई भी तरीका ले आए वो फ्लॉप ही होगा, क्योंकि उसमें जो आप प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं उसमें भी जो हमारे एक गवर्निंग बोर्ड के ऑफिशियल थे, उनके बेटे को 1 विकेट पर पाकिस्तान टीम में खिला दिया गया था। इसी तरीके से एक हमारे चेयरमैन थे, उनके बेटे को भी पाकिस्तान टीम में 4 वनडे मैचेस खिला दिए गए थे। और भी बेशुमार हमारे वर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन का सामना करना पड़ता हमारी सिलेक्शन कमेटी को। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप विजनरी या मेरिट पर लोग नहीं लेकर आएंगे जिनका अकाउंट साफ होगा, उस वक्त तक आप कोई भी अच्छे तरीके से फैसले कर सकेंगे। और उस वक्त तक चाहे आप पुरानी सिलेक्शन कमेटी ले आए या नई सिलेक्शन कमेटी लेकर आ जाए, तो आपको इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी।
हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं दे आर टोटली एग्रीड कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो आपकी जो बेस है ना, वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। कमर साहब लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँ फॉर द सेक ऑफ ऑप्शन, अगर हमारे पास दो हैं, कि आप रीजनल कोचेज़ के साथ सिलेक्शन कमेटी बना लें जहाँ पे ये एक जो है ना वो बायस्ड वाली चीज़ें अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट हुई कि जी हर कोच चाहता है जी उसका प्लेयर खेले ताकि वो क्रेडिट पे चीज़ आ जाए, और ऑब्वियसली इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। डैट इज़ समथिंग आप जो इमोशनली या नेचुरली आपसे हो ना चाहते हुए भी हो जाएगी जब आप ओपिनियन दे रहे होते हैं। या वो जो सिलेक्शन कमेटी से इंतजाम थे या इससे पहले मोहसिन खान वगैरह थे, कौन सी ठीक तरीका रहेगा? देखिए, मैं खुद डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ हूँ फर्स्ट क्लास लेवल पे, सिंध की तरफ से और हैदराबाद की तरफ से। शुरू से जो यहाँ आपने भी रीजनल की बात की ना, तो जिस ज़माने में गवर्निंग बोर्ड नहीं था, जिस ज़माने में कमेटी वगैरह नहीं थी, तो ये रीजनल बोर्ड के लोग आके स्टैंप लगाने के लिए बैठ जाते थे, उनकी कोई सुनवाई होती नहीं थी। जी जी, काम वही होता था जो बोर्ड का चेयरमैन या बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे। आप देखें ये जो सिस्टम की बात अभी रोक भी कर रहे थे कि आपको याद होगा, आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे जो क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंट हो गए थे, और उन्होंने उनको जब टीम सेलेक्ट करके पाकिस्तान की दी गई तो उन्होंने बगैर मशवरा किए हुए पाकिस्तान के सिलेक्टर से टीम को चेंज कर दिया। एक बोर्ड के ऑफिशियल ने, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं उनको अलग करके और टीम चेंज कर दी। तो ये सब होता रहता है यहाँ पर। दिस इज वी आर रॉन्ग। ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे इस हवाले से जो नेशनल T20 की परफॉर्मेंसेज हैं उनके असरात क्या पड़ेंगे नेशनल वर्ल्ड T20 के स्क्वाड पर। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पे हम बात कर रहे हैं और यकीनी तौर पर जो हमारे इंटरनल मामलात हैं उसमें चेंजेस बहुत सारी हो रही हैं। यू नेवर नो कि इसका इम्पैक्ट टीम पे क्या पड़ेगा। पाकिस्तान टीम है कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक बहास जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी कामयाबी मिली है कमर भाई, वो आपका हमारा शोबा भी है, वो है जनाब इंटरनेशनल मीडिया में जो इंग्लैंड को स्पेशली क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह की सुक्की का सामना करना पड़ा है। माइकल एथर्टन मतलब फाइनेस्ट राइटर, उनके ऊपर जो उनके आर्टिकल्स की बड़ी अहमियत होती है, मेल में लिख रहे हैं, बाकी जगहों पर लिख रहे हैं। आई थिंक उन्होंने तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इतना तो शायद हम ना कर पाते। सो आई थिंक ये एक बड़ी कामयाबी है इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और इवन अगर मैं देखूं मुझे सोच नज़र आती है कि रमी राजा इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। देखिए, माइक एथर्टन एक इंग्लैंड के साबिक कप्तान होने के अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है बिल्कुल, और वो बरतानिया के वन ऑफ द टॉप अखबार जिसके एक ज़माने में भी रिपोर्टिंग करता था, द टाइम्स, जी हाँ, उसके वो चीफ क्रिकेट राइटर हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये पाकिस्तान के दौरे को मनसूख किया है, वो एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि शॉकिंग डिसीजन था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, जो कभी इस तरह की डिसीजन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करता नहीं है बगैर की खिलाड़ियों से मशवरा किए हुए, बगैर लोगों से मशवरा किए हुए। भाई शॉकिंग ज़्यादा डिसीजन था ये, वो जो प्रेस रिलीज थी वो ज़्यादा शॉकिंग थी, जिसको पढ़ के एक्चुअली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया कि वाई दे आर एक्चुअली नॉट कमिंग। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये सरप्राइजिंग जो प्रेस रिलीज उनकी थी और हंसने वाली, ढूंढने से कुछ समझ नहीं आता एग्जैक्टली रीज़न क्या है, लाफेबल। और इसीलिए पीटर ओबॉर्न जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री लिखी है, जी जी जी, या माइक एथर्टन साबिक कप्तान, उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में उनको कंडेम किया है और उनको शर्म और दिलाया है, उनको आईना दिखाया है कि आप लोग बिल्कुल गलत है। कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आप 3 दिन यहाँ पाकिस्तान में भुगत नहीं सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे हैड अबाउट कोविड एंड एवरीथिंग, बिल्कुल, ये इंग्लैंड जाकर 3 हफ्ते की 2 हफ्ते की क्वारंटीन भी सफ़र किया उन्होंने। हर तरह की रिस्ट्रिक्शन, एक कैदी की तरह वो ग्राउंड के होटल में रहने लगे। क्या ये 3 दिन की सोबत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इंग्लैंड के खिलाड़ी? और वो भी न्यूजीलैंड के ऑफ बोर्ड होने के फ़ौरन ही बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया। आई मीन दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग ऑन पार्ट ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और बिल्कुल जस्टिफाइड माइक एथर्टन एंड पीटर ओबॉर्न टू क्रिटिसाइज देम एंड कंडेम देम।
चलिए, ये बड़ा मरहला बाखूबी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय किया कि हमने देखा कि हमारे यहाँ उसके पीछे मुझे अच्छी एक प्लानिंग भी दिखाई दे रही थी कि किस तरह तमाम लोग उसमें यूटिलाइज हो रहे थे। बट व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप कमर भाई, क्योंकि इंग्लैंड ने तो मना कर दिया, न्यूजीलैंड ने मना किया, नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान का ही हुआ। बट वेस्ट इंडीज़ और ऑब्वियसली नेक्स्ट कमिंग पाकिस्तान शेड्यूल, उसके बाद PSL 7 है, अभी PSL के ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे, वहाँ जो गड़बड़ मामलात हैं, और देन ऑब्वियसली आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर, क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ का स्पेशली टूर है कमर भाई, अब पॉजिटिव साइंस तो मिल रहे हैं, दे हेल्प पाकिस्तान इन द पास्ट एज वेल। आई थिंक दैट इज सम वेरी क्रूशल, ये हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ का माइंड सेट डिफरेंट है फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। हमें क्या करना चाहिए, ये जो आपका सवाल है ये बहुत ही अहम है और इम्पॉर्टेंट है जी। वो इसलिए कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 2009 के बाद जब दहशतगर्दों ने हमला किया श्रीलंका की टीम पर, जी, उसके बाद जो हालात हुए, हम नोमैडिक बन गए, बाहर के मुल्कों में जाके अपना होम ग्राउंड बना लिया। खुदा न करे कि ऐसा हो, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आए। हमें ज़रूरत है प्रॉपर क्रिकेट डिप्लोमेसी की, और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या है? वो ये कि आप बहुत ही बुर्दबारी और मॉडेस्ट होकर एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों को देखकर आप रमीज़ राजा को लोगों से निगोशिएट करना चाहिए। ख़ुद उनकी कंट्री में जाके विज़िट करके, ठीक है, बहुत ही बुर्दबारी के साथ, रमीज़ राजा एक पढ़े लिखे आदमी है, ख़ुद क्रिकेटर रहे हैं, कि अच्छे कमेंटेटर, एंड ही कैन डू इट। तो उनको चाहिए कि डिप्लोमेसी प्रॉपर होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू बी नास्टी विद पीपल। सर, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन कह लें या एक सवाल मैं उठा लूँ, Yeah. तो ये थिंक कि हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मामले पे जो क्रिकेट बोर्ड में चूँकि तब्दीली भी हुई, एहसान मानी साहब जा रहे थे, रमीज़ राजा साहब अभी आए नहीं थे, वसीम खान उस वक्त ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको लगता है कि हमने, चले उनका जो भी रीज़न था, सिक्योरिटी जो बाद हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सपोज किया, बट उसके बावजूद डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं हमारी ऐसा तो नहीं हमारी कोई कमी कोताही रह गई कि हम सही तरह से उनके साथ डील नहीं कर पाए, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं कर पाए? क्योंकि ये बड़ा आसान है कि आप कहते हैं जी उन्होंने बड़ी ज्यादती की, बट आप उनको लाने में कामयाब रहते हैं। दैट इज़ द जॉब जो आपका टास्क होता है एज क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। देखिए, लाने में तो कामयाब हम हो गए थे, इसलिए कि टीम तो दौरे पे आ गई थी यहाँ पे, ठीक है, सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को जांच पड़ताल करके। लेकिन ये ऐसा क्या हादसा हुआ टॉप लेवल पे, साजिश, और किसने की, और हम सबको पता है, और पूरी दुनिया में ये एक आम बात हो गई है, ठीक है, कि ये साजिश के तहत न्यूजीलैंड की टीम यहाँ इमीडिएटली समथिंग अबव क्रिकेट। या आप देखें ना, जेसी आर्डन, वो जिस ज़माने में स्टूडेंट थी, उस ज़माने से मैंने उनको देखा हुआ है, जब मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर हुआ करता था 7 साल। ठीक, मैं समझता हूँ कि शी कुड नॉट टेक अ रिस्क ऑफ लूजिंग हर गवर्नमेंट, हर कैबिनेट और एनीथिंग आफ्टर वट एवर वाज सेट टू द न्यूजीलैंड टीम। जो भी धमकी, जो भी थ्रेट, जो कि आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट भारत की तरफ से, हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से फेक आईडी के तहत उनको धमकियां अगस्त के महीने से मिल रही थी। तो एक ऐसा लम्हा ऐसा हो गया होगा कि दे कुड नॉट टेक इट एनी मोर। जैसे आपने कहा न्यूजीलैंड टीवी के हवाले से हमने बात की, कमर भाई, जो है ग्रेट लिंक्स इन न्यूजीलैंड, आपने वहाँ पे मीडिया को जानते हैं, हमने देखा कि इंग्लैंड के मुकाबले में वहाँ की मीडिया ने बहुत ज़्यादा कोई उस पर ब्लास्ट भी नहीं किया। आपकी बात हुई, उनका क्या ख्याल था एग्जैक्टली, वहाँ रिएक्शन कैसा था इस मामले पर? न्यूजीलैंड के लोगों से बात की, न्यूजीलैंड के फॉर्मर डायरेक्टर प्रोड्यूसर टेलीविज़न की, उनसे बात की, वहाँ के कुछ लोगों से जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ बात की, और वो कहते हैं कि कमर, बात दरअसल ये है कि वी आर वेरी एम्बेरस्ड। उन्होंने कहा वी आर वेरी एम्बेरस्ड, लेकिन वी हैड टू क्विट। तो ये बस सर्कमस्टांसेस लाइक दिस, ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हम देखिए, वो कह रहे थे कि हम 3-4 दिन प्रैक्टिस की, हम खेलने को तैयार हैं, और हम अचानक हमने ये तहिया कर लिया कि हमने वापस जाना है। तो इसकी वजह बहुत डीप है। जैसे आपने कहा सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जो शायद पाकिस्तान या इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से अगर देखें, दोबारा इंग्लैंड का तो मामला अलग है, क्योंकि वो तो आए ही नहीं, उनका टूर बाद में था और उनकी प्रेस रिलीज भी जैसे। लेकिन अब जैसा आपने कहा कमर भाई कि PSL 7 पे चलें, वापस बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका वेस्ट इंडीज़ का टूर है, लेकिन PSL तो आपके मुल्क में क्रिकेट वापस लेकर भी आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके हवाले से भी जो रिपोर्ट्स मीडिया में मौजूद हैं, कुछ ठीक होंगी, कुछ थोड़ा सा एग्जैचुरेट भी हुआ होगा, लेकिन मामला तो ठीक है कि गड़बड़ तो है। वो फ्रेंचाइज मालिकान आर नॉट सेटिस्फाइड, ऑब्वियसली दे आर इन लॉसेस फॉर द लास्ट
और 5-6 ईयर क्रिकेट बोर्ड की आमदनी बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली वो ICC इवेंट से पैसा कमाते हैं। आई थिंक दैट दिस इज नॉट अ गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दैट शुड बी सॉल्व वेरी, कहते हैं ना, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए बात असल ये है गफ़ार के जब हम क्राइसिस में, प्रॉपर क्राइसिस में थे 2009 के बाद, और अपना होम ग्राउंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बना लिया था, उस वक्त मैं समझता हूँ कि PSL को क्रिएट करना, फ्रेंचाइज को डेवलप करना, उनके मालिकान के तहत जिन्होंने में ये फ्रेंचाइज डिफरेंट रेट्स पे ख़रीदा था, इट हैड बिकम ए ब्रांड एंड ऑल्सो ए लाइफ लिंक विद द पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ठीक। जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी, मैं समझता हूँ, तक़वियत और स्ट्रेंथ मिली PSL की वजह से। डोंट लीव इट जस्ट लाइक दैट, डोंट बी इन टू सीरियस डिस्प्यूट विद देम। आप बहुत ही एमिकेबली, मैं समझता हूँ रमीज़ राजा इज़ ए सेंसिबल पर्सन, उनको बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही मॉडेस्टली, विद डिप्लोमेसी इनसे चीज़ों को सही तरीके से सेटल करना चाहिए। इसलिए कि PSL इज़ बिकम ए ब्रांड। ये वहाँ हो रही थी, अब पाकिस्तान में होने लगी थी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान काफ़ी सिक्योर जगह क्रिकेट खेलने के लिए है, बिल्कुल अब भी है। आप देखें कि अभी रावलपिंडी में पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी हो रहा है, T20 वाले लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे हैविंग अ गुड टाइम। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ये जो खदशा अब लाक हो गया है नोमैडिक टीम बनने का, फिर जाके बाहर के मुल्कों में खेलने का या होम ग्राउंड UAE में बनाने का, वो ऐसा ख़तरा इस वक्त नहीं है जैसा कि 2009 के बाद हो गया था। ठीक है। एंड फॉर दिस हम लोग को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए ताकि लोगों को अनॉय ना करें। बी वेरी डिप्लोमेटिक विद पीपल विद whom यू आर डीलिंग। ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी इन दी एंड, इसलिए कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की क्रिकेट हाई प्रोफाइल क्रिकेट टीम है दुनिया में। जब से पाकिस्तान 52 से टेस्ट खेलना शुरू किया है, इट हैज़ ऑलवेज बीन हाई प्रोफाइल टीम, नो मैटर इनका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, वर्ल्ड कप जीत गया हो, नहीं बहुत डिस्कस्ड टीम एज वेल। तो इसे मोस्ट डिस्कस्ड, मोस्ट कंट्रोवर्शियल एज वेल, और अनप्रिडिक्टेबल एज वेल। सो अनप्रिडिक्टेबल होना बहुत अच्छी बात होती है कि यू नेवर नो व्हेन दे आर गोइंग टू स्ट्राइक। चलें, वर्ल्ड कप के हवाले से जो नेशनल T20 का भाई चल रहा है, जिसमें ऑब्वियसली चंद प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस अब भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मैं बल्कि आपको पहले नेशनल T20 के हवाले से पैकेज दिखा देता हूँ जो लेटेस्ट रिजल्ट हैं। पैकेज आप देखते हैं, फिर आके कमर भाई से बात करते हैं कि नेशनल T20 की बुनियाद पर, और फिर जो एक बड़ा स्वेयर किस्म का सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म है फैंस की जाने से कि जी इन खिलाड़ियों को बाहर बिठाइए, नए प्लेयर लेकर आइए। कमर साहब की ओपिनियन जानेंगे इस रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेशनल T20 के हवाले से बात करेंगे कि जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन है उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए। स्टे विद अस। तो जनाब बाबर आजम की शानदार बैटिंग नेशनल T20 में, और अच्छी बात है कि हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो वही प्लेयर कमर भाई जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा था, दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क्स इन नेशनल T20। इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं, द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन सेलेक्टर्स एंड दे आर, जैसा आपने कहा, आई थिंक दे आर ऑल सेट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रेशर एज वेल। तब्दीली होनी चाहिए। तब्दीली बहुत ज़रूरी है कि इसलिए कि बेसिकली अगर आप देखें टीम की सिलेक्शन को, टोटली अनबैलेंस्ड कम्बिनेशन है। और मुझे तवज्जो इस बात की, देखिए मैं एज वन हु इज़ इन्वॉल्व इन क्रिकेट ऑल माई लाइफ, मैं आपसे और लोगों से, फैंस और सपोर्टर जो मुझसे बातें करते हैं क्रिकेट की, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि डोंट गो और जज प्लेयर्स ऑन देयर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या खिलाड़ी को आप जज करें कि क्या इसमें एबिलिटी, इसका माइंडसेट ऐसा है जो कि चैलेंज को कबूल कर सके और एट द निक ऑफ द टाइम वो डिलीवर कर सके। ठीक है। इफ़ यू गो बाय स्टैटिस्टिक्स के, इन्होंने जनाब इनका एवरेज जो है 30 था इस टूर्नामेंट में, और 40 था और 50 था, और इन्हें 3 सेंचुरियाँ बना दी। दिस इज़ नॉट द वे टू सेलेक्ट ए टीम। हमारे जो सेलेक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो कंप्यूटर से निकाल के स्टैटिस्टिक्स और उसको देख के टिक करके वो करते हैं। आप देखें कि आसिफ अली, मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक नेम्स, आसिफ अली, सुहैब मकसूद, ये इस तरह के लोग
ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं इंटरनेशनल में, ठीक है, और वो टीम में कैसे? मैं तो हैरान हूँ, सर परेशान। और कोई चॉइस नहीं है। सोहेब ने तो तने PSL में और नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी। हाँ। सिस्टम वाली बात आ गई ना जो आप कह रहे थे कि फिर हम उस अरसे में कोई टैलेंट या कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, देन वी गो बैक टू अगेन द सेम प्लेयर्स जो पहले परफॉर्म नहीं कर सके। यू आर टेकिंग देम टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, नॉट डोमेस्टिक क्रिकेट, और वो फेलियर्स हैं अगर आप पूरा रिकॉर्ड उनका उठाकर देखें तो। अगर आप देखें समी असलम एक वाज अ गुड इनफ प्लेयर, इनको हमने लूज किया, यानी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड और वो चले गए। एटलीस्ट ये नहीं किसी के साथ होना चाहिए। अगर आप देखें टू बी ऑनेस्ट कि मोहम्मद आमिर किस तरह फास्ट ट्रैक हुए, इसी तरह जिन और प्लेयर्स के ऊपर, चाहे मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने फिक्सिंग की थी पर रिपोर्ट नहीं किया था, दे वर फास्ट ट्रैक इनटू द एटलीस्ट डोमेस्टिक टीम। 100 खिलाड़ी हैं आपके नेशनल T20 में, उमर अकबर डिडंट फाइंड अ प्लेस इन एनी ऑफ द स्क्वाड। डू यू थिंक इट्स बिट स्ट्रेंज, क्योंकि उनको हम नेशनल टीम में नहीं ला रहे। मुझे तो पता है पक्का, कभी उम्मीद है कि वो PSL में कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, एबिलिटी उनमें है। ही लेफ्ट फॉर US एंड नाउ द र्यूमर्स के वो भी वहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिस्टम जो फेलियर है उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको ऑन द डे ऑफ द मैच खिलाया जाता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देखें पिछले चंद दौरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कि बाहर के दौरे पे गए हुए हैं लड़कों को, जिनको खेलना चाहिए उनको बेंच पे बिठाया हुआ है, खिला नहीं रहे, और बार बार जो फेल हो रहे हैं उनको आप खिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स वर्क। आप जब किसी को टूर पर लेकर गए हैं, चाहे उसमें वो इतनी एबिलिटी ना हो डिलीवर करने की, तो कम से कम उसको मौका तो दें ये कहीं 1-2 मैच में खिलाने का। बिल्कुल, स्पेशली जब उमर अकमल की अपनी पाबंदी खत्म कर चुके हैं और बाकी प्लेयर्स की तरह अगर सिमिलर पॉलिसी होनी चाहिए तो एटलीस्ट उनको नेशनल T20 में शायद किसी स्क्वाड में जगह मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदर अली बाय द वे उनके बारे में बात करूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट इंग्लैंड में सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद वो स्क्वाड में भी नहीं है, तो इसका जवाब सिलेक्टर ही बेहतर दे सकते हैं। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का, और उम्मीद करते हैं कि नेशनल T20 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एटलीस्ट वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स जो हैं परफॉर्म करें, ताकि जो अनसर्टेनिटी है इसका खात्मा हो सके। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।